हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th साइंस चैप्टर द अर्थ एंड इट्स सैटेलाइट्स पार्ट 2 CBSE बोर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so in our previous video we discussed this chapter half. So today we'll complete this chapter. So without wasting any time, let's start. Effects of the moon on tides. Tides are the rise and fall of the water level in the oceans and sea of the earth. अब इसमें क्या कह रहा है कि अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो मून है उसका टाइड्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइड्स बेसिकली है क्या। तो जो टाइड्स हैं, टाइड्स का मतलब क्या होता है, जो अर्थ का जो वाटर है ओशन में और सी में, उसका वाटर, उस वाटर का लेवल जितना, मतलब जितना वाटर है उस वाटर के बढ़ने या घटने को हम लोग टाइड्स कहते हैं। ठीक है, द राइजिंग ऑफ सी लेवल इज नोन एज हाई टाइड। और जब सी या ओशन का जो लेवल है, वाटर लेवल है, जब वो इंक्रीज होता है तो हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड। हम बोलते हैं कि जो टाइड है वो हाई है, हाई टाइड वी से। ठीक है, द फॉल ऑफ द सी लेवल इज कॉल्ड लो टाइड। और जब सी लेवल का फॉल होता है, मीन्स कम हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, लो टाइड। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज नोन एज द टाइड साइकिल। और ये जो टाइड का राइज और फॉल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इट्स टाइड साइकिल। Okay, so let's move to next page. The gravitational force of the moon pulls the ocean slightly towards itself. अब इसमें क्या कह रहा है, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, जो ओशंस है उनको अपनी तरफ खींचता है, धीमे धीमे अपनी तरफ ओशंस को खींचता है। This causes a bulge or high tide on the side of the earth closest to the moon. और इसकी वजह से क्या होता है, अब अर्थ जो है वो ओशंस को अपनी तरफ खींच रहा है अपनी ग्रेविटी की वजह से, मून अपनी तरफ खींच रहा है ओशंस को अपनी ग्रेविटी की वजह से अर्थ से। तो क्या होता है कि अर्थ का जो भी साइड मून की तरफ फेस किया होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दिस कॉजेज अ प्लग और हाई टाइड ऑन द साइड ऑफ द अर्थ क्लोजेस्ट टू द मून। मतलब जो भी साइड मून के सबसे पास होती है उस साइड में हाई टाइड हो जाता है। However, tides are also affected by the sun and the rotation of earth. मतलब जो tides हैं वो सन पर और अर्थ के रोटेशन पर भी डिपेंडेंट होते हैं। When we pull off, the moon causes a high tide on one side of the earth. मतलब जब when the pull of the moon causes a high tide on one side of the earth, मतलब जब ये जो पुल हो, मतलब ये जो पुलिंग का जो प्रोसेस है जब वो होता है तो मून क्या करता है, अर्थ के एक साइड पे जो टाइड होता है उसको इंक्रीज कर देता है। The spinning of the earth causes another high tide on the other side of the earth. तो क्या होता है, क्योंकि अर्थ तो स्पिन कर रही है तो उसका जो दूसरा साइड है वहाँ पे भी टाइड जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, these two high tides draw water away from the rest of the oceans, causing two low tides in the regions between the high tides. अब इसमें क्या कह रहा है, ये जो दो हाई टाइड हो जाते हैं
वो क्या करते हैं, वाटर जो है उसको बाकी के ओशंस से दूर ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, दो जगह पर वाटर लेवल मतलब टाइड हाई रहता है और उनके बीच में वाटर लेवल लो रहता है, मीन्स कॉजिंग टू लो टाइड्स इन द रीजन बिटवीन द हाई टाइड्स। अब इसमें दो हाई टाइड्स के बीच में दो लो टाइड्स रीजन बन जाते हैं, ठीक है। द सन्स ग्रेविटेशनल the sun's gravitational pull also plays a part, और जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो भी इसमें एक रोल प्ले करता है। When the sun and moon are in line with the earth as during a full moon or a new moon, मतलब जब जो सन, अर्थ और मून है, जब तीनों चीज़ें एक लाइन में खड़ी होती हैं ना, जैसे if I tell you, जब जैसे इस तरीके से ना अर्थ, मून और सन तीनों एक लाइन में आ जाते हैं ना, तो क्या होता है, मतलब वो तब एक लाइन में आते हैं, सन और मून एक लाइन में तब आते हैं जब एक फुल मून होता है या फिर न्यू मून जब आता है तब होता है ये, ठीक है। द कंबाइंड ग्रेविटी कॉजेज अ हाई एंड वेरी लो टाइड्स कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और ये क्या करता है, जब ये दोनों की ग्रेविटी आपस में कंबाइन हो जाती है तो ये जो ग्रेविटी है उसे बहुत मतलब देयर कंबाइंड ग्रेविटी कॉजेस वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई एंड वेरी लो टाइड्स। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो टाइड्स बन जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। When the sun and moon are at right angle to each other, जब दोनों एक right angle फॉर्म में आ जाते हैं, as during waxing or waning moon, जब waxing या waning moon का टाइम होता है ना, तो right angle triangle के फॉर्म में वो आ जाते हैं, ठीक है। The gravity of the sun helps to cancel out the pull of gravity from the moon causing neap tides। अब देखो जो सन की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी है ना, अब सन इस तरफ है तो सन क्या करता है, जो मून है उसको पुल करने से रोकता है, ठीक है। द ग्रेविटी ऑफ सन हेल्प्स टू कैंसल आउट द पुल ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द मून कॉजिंग नी टाइड्स, मीन्स जो सन की ग्रेविटी है वो मून की ग्रेविटी को पुल करने से रोकती है, मतलब उसे कैंसिल आउट कर देती है, हटा देती है, जिससे क्या होता है, नीप टाइड्स फॉर्म होते हैं। नीप टाइड्स का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज लीस्ट डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स, मतलब हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून, ठीक है। मून को एक्सप्लोर भी किया गया है, ओके। तो मून का अब हम लोग एक्सप्लोरेशन पढ़ेंगे। इन 1961 यूरी गंगारिन ऑफ रशिया बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू द आउटर स्पेस, मतलब 1961 में यूरी गगारिन, रशिया की हैं वो फर्स्ट ह्यूमन बने जो कि स्पेस में गए, ठीक है। 8 years later in July 1969 the American spacecraft Apollo 11 landed on the moon, और 1969 में अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड हुआ जिसका नाम क्या था, अपोलो 11, ठीक है। दिस वॉज द नेम, अपोलो 11, वो मून पे लैंड हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first human to step on the moon, और ये पहले ह्यूमन बने जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा। A few minutes later his colleagues Edwin Aldrin joined him, और कुछ मिनटों बाद इनके जो कलीग्स थे
एडविन एल्ड्रिन, जो इनके साथ में ही गए थे, मगर पहले नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग ने पैर रखा, उसके बाद कुछ मिनटों बाद एडविन एल्ड्रिन ने उनको ज्वाइन किया। 10 more astronauts explored the moon between 1969 and 1972 और 10 और एस्ट्रोनॉट्स ने मून को एक्सप्लोर किया है 1969 और 1972 के बीच में। Since then, no further manned flights have been sent to the moon और वहाँ पर कोई ऐसी फ्लाइट्स अभी तक नहीं भेजी गई हैं। ठीक है। Artificial satellites. Next topic is artificial satellites, and in this picture if you will see ना, here यहाँ पे आपको फुटप्रिंट्स दिए गए हैं। बुज एल्ड्रिन के फुटप्रिंट्स यहाँ पे आपको गिवन है जब उन्होंने सबसे पहले मून पर पैर रखा। ठीक है, उनके फुटप्रिंट्स आपको दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। An artificial satellite is a human-made spacecraft which revolves around the earth. जो artificial satellites होती हैं वो एक तरीके से spacecrafts होते हैं जो humans के द्वारा बनाए गए होते हैं, जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं। The first artificial satellite was Sputnik 1. पहली artificial satellite कौन सी थी? Sputnik 1 launched by Russia on 4 अक्टूबर 1957, जिसको रशिया ने लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957 में। Since then, thousands of artificial satellites have been launched और उसके बाद से 1000 की संख्या में artificial satellites जो हैं वो लॉन्च कर दी गई हैं। India has launched several satellites और इंडिया ने भी बहुत सारी satellites लॉन्च की हैं। The GSAT-24 was launched on 23 June 2022 और GSAT-24 जो सैटेलाइट है वो 23 जून 2022 को लॉन्च की गई है इंडिया के द्वारा। ठीक है। सैटेलाइट्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। जो सैटेलाइट्स हैं वो हमें बहुत कामों में हेल्प करती हैं, बहुत यूजफुल होती हैं हमारे लिए। सम आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और उनमें से कुछ सैटेलाइट्स जो होती हैं वो हमारी जैसे हम लोग बात कर सकते हैं ना मोबाइल टेलीफोन से, तो सिग्नल पहुंचाने के लिए होती कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल GSAT-24, ठीक है, विच आर यूज्ड टू सेंड टेलीफोन कन्वर्सेशंस एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड। जो कि टेलीफोन से हम लोग जो बात करते हैं ना, टेलीफोन या मोबाइल फोन, टेलीफोन से मतलब जो हम लोग बात करते हैं बेसिकली, तो हमने अगर जैसे यहाँ अपने लैंडलाइन से किसी और लैंडलाइन पे कॉल मिलाया तो वो सैटेलाइट के थ्रू होके जाएगा। ठीक है। और टीवी के जो प्रोग्राम्स आते हैं उन पे मतलब वो भी उन सैटेलाइट्स के ही थ्रू वर्क करती हैं। ओके, नाउ वेदर सैटेलाइट्स। Now we'll read about weather satellites. Weather satellites are used to forecast the weather. जो weather satellites होती हैं वो weather forecasting में help करती हैं। You may have seen satellite pictures of clouds over our country shown on TV. आपने सैटेलाइट की पिक्चर्स देखी होंगी, सैटेलाइट पिक्चर ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स से सैटेलाइट पिक्चर्स आपने देखी होंगी जो कि हमारी कंट्री की मतलब आपने देखी होंगी सैटेलाइट्स जो कि आपको टीवी शो में दिखाई जाती है। Such pictures not only help us to forecast the weather but also to give early warning of dangerous storms and cyclones. ये जो पिक्चर्स हैं ये केवल हमको वेदर ही बताने में हेल्प नहीं करती, वेदर फोरकास्टिंग करने में ही हेल्प नहीं करती, बल्कि अगर कुछ खतरनाक होने वाला है जैसे डेंजरस स्टॉर्म्स आने वाले हैं या साइक्लोन्स बनने वाले हैं तो उसकी भी वार्निंग देने में भी हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जो सैटेलाइट हमें क्लाउड्स की पिक्चर्स भेजती है ना, उसी से वेदर फोरकास्टिंग करते हैं और उसी से इन सब में भी हमको हेल्प मिलती है।
सम सैटेलाइट्स आर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट जो होती है ना वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं। टेक फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टू स्टडी द फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। वो क्या करती है ना, जो हमारा अर्थ होता है उसकी पिक्चर्स ले लेती हैं और पिक्चर्स लेकर उन्हें सेंड करती हैं। उससे क्या होता है, हम लोग को अर्थ के फीचर के बारे में, अर्थ का जो सरफेस उसके फीचर्स के बारे में भी पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। EOS-04 is a remote sensing satellite launched by India on 15 February 2022। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो EOS-04 जो सैटेलाइट है वो एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो जिसे इंडिया ने लॉन्च किया है 14 Feb 2022 में। इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट called EDUSAT in September 2024। ठीक है, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, इंडिया ने वर्ल्ड की सबसे पहली एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च की है, मतलब एजुकेशन के पर्पज से लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है, EDUSAT, जिसको सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। It is used to send educational programs all over India, even to remote villages। मतलब इस सैटेलाइट से हमें क्या हेल्प मिलता है, जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग इंडिया में कहीं भी सेंड कर सकते हैं, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो वो एरिया, चाहे वो एक विलेज ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो एक विलेज ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी हम लोग इस सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशनल वीडियोस जो हैं उन्हें सेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेविगेशन सैटेलाइट्स आर डिजाइन्ड स्पेशली टू एड द नेविगेशन ऑफ लैंड, सी एंड एयर ट्रैफिक। मतलब जो नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं ना, वो किस लिए लॉन्च की जाती हैं, लैंड को, अगर हम कहीं ज़मीन में चल रहे हैं ना, हम कहीं खो गए, अब देखो नेविगेशन का मतलब ही क्या होता है, ढूंढना। ठीक है, तो ढूंढने में हेल्प करती है। और सी, समुंदर में, और हम लोग देख सकते हैं कि एयर में ट्रैफिक इस वक्त कितना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द GPS सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, GPS सिस्टम दैट डायरेक्ट्स अस व्हाइल ड्राइविंग टू रीच आवर डेस्टिनेशन इज बेस्ड ऑन नेविगेशन सैटेलाइट्स। मतलब जो GPS सिस्टम है ना, जिससे कि हम लोग जब ड्राइविंग करते हैं तो हमको पता चलता है दैट वेयर वी आर गोइंग एंड व्हाट इज द रूट टू रीच अ डेस्टिनेशन। ठीक है, वो भी नेविगेशन सैटेलाइट्स के ही ऊपर डिपेंडेंट है। सैटेलाइट्स आर आल्सो यूज्ड टू स्टडी आउटर स्पेस। मतलब जो सैटेलाइट्स है ना, उनसे हम लोग आउटर स्पेस के बारे में भी पढ़ सकते हैं, स्पेस के बाहर के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इट हैव हेल्प टू इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। और ये हमें हेल्प करता है हमारी नॉलेज को इंक्रीज करने में, हमारी नॉलेज को बढ़ाने के में मतलब स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, गुड टू नो India is the first country to have successfully placed a spacecraft called Mangalyaan into Mars orbit on its very first attempt। क्या कह रहा है, इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने सक्सेसफुली, मतलब बिना फेलियर के, एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो भेजा है, जिसका नाम क्या है, मंगलयान। उसको कहाँ भेजा है, मार्स के ऑर्बिट में भेजा है, और वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वहाँ पहुँच गया है। ठीक है, नाउ हियर अ एक्टिविटी इज गिवन टू यू। ओके, सो लेट्स रीड दिस एक्टिविटी। एम, इसका एम क्या है, मेन मोटिव क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो दिखाने के लिए, वो शो करने के लिए, वो प्रूव करने के लिए। मटेरियल्स रिक्वायर, इसमें आपको स्ट्रिंग 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसमें आपको
8 से 10 मीटर लंबी एक स्ट्रिंग लेनी होगी, एक रस्सी चाहिए होगी। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ चाहिए होगी। सेलो टेप चाहिए होगा। सिजर्स चाहिए होंगी। बैलून्स चाहिए होगा। मेजरिंग टेप चाहिए होगा। और बॉल पॉइंट पेन चाहिए होगा। ठीक है। प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आपको कैसे करनी है। ठीक है। थ्रेड द स्ट्रिंग थ्रू द प्लास्टिक स्ट्रॉ, मतलब जो प्लास्टिक स्ट्रॉ आपने ली है ना, उसमें उस स्ट्रिंग को लपेट दीजिए। अटैच वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अ हैवी पीस ऑफ फर्नीचर और अ सर्टेन रॉड, जो उसका एक एंड हो ना स्ट्रिंग का, उसको किसी भी भारी फर्नीचर में लगा दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल आपको किसी फर्नीचर में लगा दीजिए या फिर किसी रॉड में लगा दीजिए, जैसे कि आप अपने बेड में लगा सकते हो, टेबल में लगा सकते हो। ठीक है। इन एनीथिंग यू कैन अटैच इट। होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाइट, और जो दूसरा एंड हो ना स्ट्रिंग का, उसे टाइटली पकड़ लो। Inflate a balloon and hold the air inside it by keeping the balloon opening pitches with your fingers. Do not tie it. अब इसमें आपको क्या करना है, Inflate a balloon and hold the air inside it, मतलब आपको एक बैलून को फुलाना है और उसकी जो एयर है वो उसके अंदर ही आपको रखनी है, उसे बांधना नहीं है। ठीक है। और उसको आपको पकड़ना होगा, और उसका जो मतलब जो उसका दूसरा एंड होगा जहाँ से आप एयर ब्लो करते हो, उसको आपको धीमे धीमे अपनी फिंगर से छोड़ना है। ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसे छोड़ना है, लेकिन आपको उसमें नॉट जो है वो नहीं लगानी है। while कीपिंग इट ओपनिंग क्लोज्ड, जब आप इसकी ओपनिंग को मतलब थोड़ा सा खोलोगे, अटैच द बैलून टू द स्ट्रॉ विद द सेलो टेप एज शोन इन द फिगर। फिर आपको क्या करना है, आपको स्ट्रॉ से मतलब स्ट्रॉ में बैलून को अटैच कर देना, जैसे इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये ऐसे स्ट्रॉ है और स्ट्रॉ के ऊपर यहाँ पे सेलो टेप लगाकर यहाँ पे बैलून को इस तरीके से लगा दिया गया है, पेस्ट कर दिया गया है। नाउ रिलीज द एयर फ्रॉम द बैलून, अब जो बैलून की एयर है उसको छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। ऑब्जर्वेशन, अब आपको इसमें क्या आपने देखा, एज सून एज द एयर इज रिलीज्ड, जितनी जल्दी से जल्दी एयर निकल गई बाहर, द बैलून मूव्स फॉरवर्ड ऑन द स्ट्रिंग, जो बैलून था वो रस्सी में आगे बढ़ता गया। कैरिंग द स्ट्रॉ विद इट, स्ट्रॉ को अपने साथ लेके बैलून उड़ता गया। Inference, this activity demonstrates the principle on which rockets work. ये क्या आपको बता रहा है, वो प्रिंसिपल इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया जिस प्रिंसिपल पे रॉकेट्स वर्क करते हैं। They are equipped with fuel that produce gases when ignited. These gases escape through, wait a minute, let me erase this. Escape through vents in the rears of rocket. The gases going backwards प्रोपेल दी रॉकेट फॉरवर्ड, मतलब इसमें क्या कह रहा है, जो रॉकेट्स होते हैं ना उनके अंदर फ्यूल्स भरा रहता है, एज यू ऑल नो। वो फ्यूल्स क्या होता है, वो गैसेस जनरेट करते हैं, फिर वो गैसेस क्या करती हैं, वेंट्स जो होते हैं ना रॉकेट्स में, उससे निकल जाती हैं, और फिर उससे क्या होता है, वो निकलती हैं बैकवर्ड्स हो जाती हैं और रॉकेट को फॉरवर्ड हिट करती हैं, आगे बढ़ने के लिए रॉकेट को हिट करती हैं। ओके, नाउ next page of your chapter. Here we'll learn about space travel. How can we travel through space? ठीक है. Okay, so first we'll read about it, then we'll see the picture.
स्पेस इज अ लोनली एंड डिफिकल्ट प्लेस, मतलब जो स्पेस है वहाँ पे कोई नहीं होता, वो एक खाली अकेली जगह है और बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। Astronauts who go to space are exposed to dangerous radiations, और जो भी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाते हैं उन्हें बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है। Vigorous training is needed to prepare for space mission, और स्पेस मिशन में जाने से पहले जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना उनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। It can take almost 2 years to be fully trained to travel to space, और ये लगभग 2 साल तक ले सकता है आपको पूरी तरीके से स्पेस में जाने के लिए ट्रेन करने के लिए। Some of the training they undergo are, और वो जिन ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग मतलब उनको दी जाती है उनमें से कुछ ट्रेनिंग्स के नेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। मेडिकल टेस्ट, ठीक है, उनको मेडिकल टेस्ट उनका लिया जाता है, वो मेडिकल टेस्ट उन्हें क्लियर करना होता है। अगर उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिया देन ओनली दे कैन गो टू स्पेस, अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। फिजिकल एंड प्रोसीजर ट्रेनिंग, अब यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, ठीक है, मतलब आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं, ओके। ट्रेनिंग on experiments they will accomplish during they stay in space, और उनको जब वो स्पेस में जाएंगे तो उनको जिस तरीके से रहना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, उसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो स्पेस में सर्वाइव करेंगे जब तक वो स्पेस में रहें। नॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग सिस्टम एंड ऑपरेशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, मतलब अगर बाई चांस स्पेस क्राफ्ट जो है उनका वो ख़राब हो गया तो वो वापस उसे कैसे सही करेंगे, उसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इंजन का सिस्टम भी उन्हें समझाया जाता है, ठीक है। नॉलेज अबाउट थिंग्स रिलेटिंग टू द स्पेस इन्वायरमेंट, और स्पेस का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है कि स्पेस में उन्हें किन चीज़ों को टच करना है, कौन सी चीज़ कैसी है, किस चीज़ के पास नहीं जाना है, सबकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। ट्रेनिंग टू ओवरकम स्पेस सिकनेस, और स्पेस में बीमार पड़ गए तो कैसे रहना, और बीमार पड़ना ही नहीं है पहली बात तो उन सब चीज़ों की भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पिक्चर देखो तो यहाँ पे आप अभी हमने जितनी भी पढ़े ना ट्रेनिंग्स के बारे में, वहाँ उनमें से आपको कुछ की पिक्चर दी गई है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया देन आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे यहाँ पे देखो इसको इस तरीके से टाई करके देन ट्रेडमिल में वॉक करा रहे हैं, ठीक है। देन ट्रेनिंग कोर्स होगा, मतलब आपको जो एयरक्राफ्ट है उसके बारे में सारी डिटेल्स दी जाएंगी, स्पेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, सब किया जाएगा। देन यू कैन फाइनली फ्लाई इनटू स्पेस, उसके बाद आप स्पेस में जा सकते हो, ठीक है। नाउ while in space astronauts perform daily tasks, maintenance operations and scientific experiments as they orbit the earth। अब इसमें क्या कह रहा है, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो केवल ये नहीं कि वो स्पेस में गए घूमे फिरे चले आए, नहीं, वो लोग स्पेस में जाते हैं, वहाँ वो अपने डेली के टास्क करते हैं, और जिस काम के लिए वो लोग गए होते हैं ना उसको भी पूरा करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट एज दे ऑर्बिट दी अर्थ का, और मतलब अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, घूमते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। वहाँ पे दे मस्ट गेट ओवर 2 hours ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे टू मेंटेन नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ, और उनको स्पेस में डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिससे कि उनकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल रहे, एबनॉर्मल ना हो जाए, ओके। This is because in the absence of gravity they do not use their muscles like we do on earth। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि स्पेस में, वहाँ पे स्पेस में तो ग्रेविटी होती नहीं है, दैट इज़ व्हाई एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई इन द स्पेस, ठीक है।
तो ग्रेविटी की एब्सेंस में जो उनके मसल्स हैं वो वैसे नहीं रहेंगे जैसे अर्थ पे रहते हैं, सो दे हैव टू डू इट। ठीक है, astronauts have to get used to wearing a space suit and staying in a confined environment, survive on freeze dried food and manage a guidelining work schedule। मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको स्पेस शूट पहनने की आदत डालनी पड़ती है और उनको एक कन्फर्म मतलब एक बंद जगह में भी रहने की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप पहुंच नहीं जाते ना, पहुंचने में भी एक तो बहुत टाइम लगता है। अगर जैसे हम मून के लिए निकले हैं ना, तो मून पे पहुंचने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। तो उतने टाइम तक आपको स्पेसशिप के अंदर ही रहना पड़ेगा, रॉकेट के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो जब तक आप उसके अंदर हो, सो इट्स वेरी स्मॉल स्पेस, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एंड स्टे देयर। सो वही कह रहा है कि आपको एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में भी रहने की आदत डालनी पड़ेगी। सर्वाइविंग ऑन फ्रीज डाइड फूड मतलब आपको जैसे आपने कोई भी खाना बनाया, उसको फ्रिज में मतलब खाना आप लेके गए, पैकेट फूड फ्रिज में रखा, निकाला, खाया, ऐसे खाने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। एंड मैनेज अ ग्रूलिंग वर्क शेड्यूल मतलब वहाँ पे भी आपका जो काम है ना, उसको आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम टू अगेन कम टू आवर प्लैनेट। ठीक है, तो आपको उसका पूरा एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। राकेश शर्मा, लेट कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स आर एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन origin who have traveled to outer space। मतलब राकेश शर्मा और लेट कल्पना चावला, लेट इसलिए लगाया ना बिकॉज शी इज डेड नाउ, सो राकेश शर्मा और लेट कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, these are the 3 astronauts of India those who have traveled to space। means ये 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं इंडिया के जो स्पेस से बाहर मतलब अर्थ से बाहर जा चुके हैं आउटर स्पेस में। नाउ गोइंग टू द लास्ट पेज ऑफ योर चैप्टर, so here you can see the picture of all those 3 astronauts is given to you. Number 1 is Rakesh Sharma, then Kalpana Chawla and Sunita Williams. So all the 3 pictures have been given to you over here. Okay, you can see. Good to know. Astronauts become taller in space because gravity is not pushing them down। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो लंबे हो जाते हैं स्पेस में, टॉलर इन स्पेस मतलब वो स्पेस में लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनको जो ग्रेविटी है वो नीचे खींचती नहीं है। देयर स्पाइन्स stretches out and they can be up to 5 centimeter taller in the space station। क्योंकि उनकी जो स्पाइन होती है ना, वो स्ट्रेट हो जाती है। ऐसे हमारी जो स्पाइन है ना, वो हल्की सी ऐसे कर्व्ड रहती है नॉर्मली, और स्पेस में जाओ ना तो ऐसे एकदम स्ट्रेट हो जाती है। तो क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगी तो ज़्यादा जगह लेगी, तो वो लगभग 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं स्पेस स्टेशंस में। नाउ we'll just have a look to this. This is given to you in brief, okay? means हमने अभी तक जितना भी पढ़ा ना, उसको हम एक बार रिवाइज यहाँ से कर लेंगे। The earth consists of different layers, और जो है वो डिफरेंट अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है। आउटर क्रस्ट, आउटर मोस्ट क्रस्ट, मैंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। मतलब आउटर मोस्ट क्रस्ट है एक तो सबसे बाहर वाली क्रस्ट, फिर उसके अंदर मैंटल, फिर आउटर कोर बाहरी कोर, देन इनर कोर अंदरी कोर। ठीक है, द मून इज अ लाइफलेस स्पेस विद नो एयर और वाटर। जो मून है वो एक लाइफलेस स्पेस है, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे कोई भी पानी कोई भी हवा नहीं है। इट हैज़ प्लेन्स, माउंटेन्स एंड क्रेटर्स। इसमें प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं और गड्ढे हैं। ठीक है,
द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ये सन की लाइट को ही अर्थ को रिफ्लेक्ट बैक करके देती है। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ आर नोन एज द फेजेस ऑफ द मून, और जो मून के हमें डिफरेंट शेप्स अर्थ से दिखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मून के फेसेस कहते हैं। द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एंड लो टाइड्स इन द सी एंड ओशन ऑफ द अर्थ, मतलब जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेनली वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ का जो टाइड है उसे बढ़ाने में और घटाने में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हेल्प इन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन एंड मैनी अदर पर्पसेस, मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो किन किन चीज़ों में हेल्प करती हैं, कम्युनिकेशन में, बात करने में, वेदर फोरकास्ट करने में मीन्स वेदर की रिपोर्ट देने में, वेदर बताने में, नेविगेशन करने में, कोई चीज़ ढूंढने में, मतलब रास्ता ढूंढने में, ये सब चीज़ें ढूंढने में। ऐसा नहीं कि घर में कोई चीज़ गुम गई तो हम सैटेलाइट की हेल्प ले रहे हैं, नहीं, ठीक है। एंड मैनी अदर पर्पसेस, और भी बहुत चीज़ों में हेल्प करती है। एस्ट्रोनॉट्स नीड रिगरस ट्रेनिंग्स बिफोर दे गो टू स्पेस, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना उनको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है इससे पहले कि वो स्पेस में जाएं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड एंजॉयड लर्निंग विद मी। If you like the video, then please like my video and please subscribe my channel if you are new to it. Thank you so much for watching. Bye.